अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। मैं जहाँ हूँ, यहाँ तो अभी 27 अक्टूबर 2025 और सोमवार के दिन की दोपहर है। बहुत खूबसूरत दोपहर है, मौसम तब्दील हो रहे हैं, खुनकी है, ठंड बढ़ती चली जा रही है। लेकिन इस वक़्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसग़ीर में, मशरिक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में, मशरिक़ के तमाम ममालिक में आधी रात से बहुत आगे का वक़्त है। मेरे सामने इस वक़्त बहुत सी इंटरेस्टिंग और अहम, मैं समझता हूँ बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं, जिससे बहुत से इंटरेस्टिंग बड़े अहम किस्म के सवालात इससे जो हैं वो नथी हैं, जिन्हें समझना और जिन्हें एड्रेस करना, जिन पे डिबेट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस अब तकरीबन तकरीबन ये लग रहा है, क्योंकि अभी भी ये फाइनल नहीं है, ये हतमी नहीं है, कि अरब मुस्लिम स्टेबलाइजेशन फोर्स जो डोनाल्ड ट्रंप के प्लान के तहत जो 20 पॉइंट उनका जो 20 नुकाती एजेंडा है, उसके तहत उसे हम गाज़ा में इसराइल और इसराइली डिफेंस फोर्सेस एक तरफ और हमास के दरमियान में उसे प्लेस किया जाएगा। वहाँ पर एक टेम्परेरी तौर पर, पता नहीं वो टेम्परेरी तौर कितनी देर चलता है, उसमें पाकिस्तानी कंटिंजेंट और पाकिस्तानी ट्रूप्स भी हो सकते हैं। नाउ दिस रेजेस सम वेरी इंटरेस्टिंग, important and fundamental questions about the nature of पाकिस्तानी आइडेंटिटी, और पूरा का पूरा एक नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया गया था। और ऑलरेडी इस हवाले से मैं समझता हूँ कि एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट मैंने ट्विटर पे देखी है, जहाँ डॉक्टर आयशा सदीका, जिन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे बहुत लिखा है, उन्होंने सेनेटर मुस्तफ़ा खोकर का एक ट्वीट, जो मेरी तरह बड़े परेशान हैं और सवाल रेज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर आयशा सदीका ने अपना एक बड़ा अथॉरिटेटिव कमेंट किया, और मैं उसकी तरफ भी आना चाहता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम एक और बड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स के लिए, सारी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तानी अमेरिकन्स के लिए, हिंदुस्तानी अमेरिकन्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप देखते हैं कि एक दफ़ा फिर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन पे, जब वो मलेशिया से जापान की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पर मीडिया से उन्होंने बातचीत करते हुए, चकल करते हुए, मजाक में उन्होंने एक बार फिर ये आइडिया प्लांट किया कि वो 2028 के अंदर भी अमेरिका के सदर हो सकते हैं, जिसके रास्ते में 22nd अमेरिकन अमेंडमेंट भी आती है। कुछ ऐसी भी बात की जा रही है वाइस प्रेसिडेंट बनने की, जिसके रास्ते में 12th अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की जो है अमेंडमेंट आती है। ये मामला है क्या, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे समझना जो है, नॉर्थ अमेरिकन जो ब्राउन लोग हैं, ब्राउन अमेरिकन हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे बहुत ज़्यादा शक है कि जो ब्राउन अमेरिकन्स हैं, ये अभी भी बहुत सी चीज़ों को ठीक तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते। मैं उसके ऊपर भी कुछ कमेंट करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो सुहेल अफरीदी साहब ने 26 तारीख को एक बड़ा ज़ोरदार उन्होंने जलसा किया कड़क में, उसके हवाले से सोशल मीडिया पे जिस किस्म का नैरेटिव शेप किया जा रहा है, सुहेल अफरीदी साहब को जिस तरह से उकसाया जा रहा है, जिस तरह से उनको मशवरे दिए जा रहे हैं, उसके हवाले से भी ये नाचीज़ चंद अपना एक ओपिनियन और एक हम्बल एनालिसिस जो है वो आपके सामने रखना चाहता है। लेकिन सबसे पहले हमें इस चीज़ की तरफ चलें, जहाँ ये बात की जाती है कि पाकिस्तानी बात क्या की जाती है, मतलब जो हमारे सामने लग रहा है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स जो हैं वो इसराइल के बॉर्डर के करीब उनकी प्लेसमेंट जो है वो बहुत जल्द हो सकती है अरब स्टेबलाइजेशन फोर्स में। अब मैंने बड़े इंटरेस्टिंग बात लोगों की एक दो ही कमेंट मैंने देखे, जिसमें लोगों का कहा कि डॉक्टर मोहित को पता ही नहीं है कि ये मामला जो है ये अब हो चुका है और ये डिसाइड हो गया। जब मैं इस किस्म के कमेंट्स देखता हूँ, मुझे हैरानगी भी होती है, मुझे थोड़ी सी परेशानी भी होती है, मुझे थोड़ी सी तपश भी चढ़ती है कि मैं वाहिद इस पूरे ब्लॉगोस्फीयर में, जो इतना पाकिस्तानी लोगों का ओरिजिन्स का एक ब्लॉगोस्फीयर मार्केट है, इसमें से किसी ने मशरिक़ वस्ता के ऊपर गुज़िश्ता 2 बरस में इतना प्रोफेशनल, डिटेल्ड एंड एक्यूरेट एनालिसिस प्लेस ही नहीं किया। बिकॉज़ सब्जेक्ट ही मेरा है, किसी और का सब्जेक्ट ही नहीं है। वो तो जब एक चीज़ बिल्कुल यहाँ तक आ जाती है, बहुत उसमें एक सेंसेशनलिज़्म पैदा हो जाती है, तो लोग समझते हैं कि अब ये बड़ा ज़रूरी हो गया है, इसमें से ट्रैफ़िक जनरेट होगी, तो उसके ऊपर कमेंट कर देते हैं। मैं इसको प्रोफेशनली देखता हूँ। मुझे बहुत पहले से पता है कि पाकिस्तान जीएचक्यू की, जनरल आसिम मुनीर की ये ख़्वाहिश है कि उन्हें मशरिक़ वस्ता में एक लार्जर रोल मिले। वो ये समझते हैं कि गाज़ा के अंदर अगर पाकिस्तानी ट्रूप्स की प्लेसमेंट होती है, तो वो अमेरिकन पॉलिसी के, पूरी जो वेस्ट की पॉलिसी है, इवन इज़राइल का जो वर्ल्ड ऑर्डर है या वर्ल्ड डिसऑर्डर है, उसके करीब आके उनको एक रोल प्ले करने का मौका मिलता है, जो फिर पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उनकी पोजीशन को स्ट्रेंथन करता है, फर्दर उनको एंट्रेंच करता है। जैसे कि मैंने कई दफ़ा कहा कि पाकिस्तान का जो रजीम और हुकूमत है, जिसे शरीफ ज़रदारी आसिम बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, कि पाकिस्तान के अंदर के लोगों की ताईद और सपोर्ट और उसके अंदर का जो कंसेंसस है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है। और पाकिस्तान में जो
भी हुकूमतें चलती हैं वो दर हकीकत बाहर की सपोर्ट से चलती हैं। पाकिस्तान के लोगों का उसमें इनपुट नहीं है। यही है क्वेश्चन सॉवरेनिटी का कि पाकिस्तान के लोग उस तरह से सॉवरेन नहीं हैं जिस तरह से हिंदुस्तान के लोग सॉवरेन हैं। तो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से अदराक है, मैं मसलसल इसकी तरफ इशारे भी करता चला आ रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर जो मुश्किल किस्म के सवाल इसके साथ तथ्य हैं, उनकी वजह से मैं बार-बार ये समझता हूँ कि शायद जब फाइनल मोमेंट आएगा तो जीएचक्यू के अंदर ऐसी सेन वॉइसेस होंगी जो कहेंगी कि हमें इसके अंदर नहीं पड़ना चाहिए, हमें इससे दूर रहना चाहिए। लेट द इंडोनेशियन ट्रूप्स, लेट द इजिप्शियन ट्रूप्स, लेट द आज़रबाईजानी ट्रूप्स बी पार्ट ऑफ इट। हमें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि इन द एंड मेरा ये एनालिसिस जो है वो गलत साबित हो। अब इससे पहले क्या-क्या चीज़ें हो चुकी हैं। तकरीबन 7-8 दिन पहले मैंने आपको ये बताया था कि जिन ट्रूप्स का ऑफ़िशियली तौर पे जिन मुल्कों से जो एटलीस्ट मीडिया में था, इस्राएली मीडिया में था, अमेरिकन मीडिया में था, अरब मीडिया में था, जिन्हें अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉन्टैक्ट किया, उसमें इजिप्ट था, उसमें तुर्की था, उसमें यूएई था, उसमें इंडोनेशिया था, उसमें अज़रबैजान था। अब मैंने आपको ये भी उस वक़्त बताया था कि इंडोनेशिया के जो सदर हैं, जो जनरल हैं और जो सुहार्तो के दामाद रहे हैं, जनरल सुहार्तो के जो पहले प्रेसिडेंट थे, जिनकी फ़ौज ने इंडोनेशिया के अंदर तकरीबन 10 लाख लोगों को, 1 मिलियन से ज़्यादा इंडोनेशियन का 1960s में कत्लेआम किया। प्रबोवो सुबियांतो उसी फ़ौज के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इस वक़्त उन्हें सड़कों पे शोरश का सामना है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है। आपने माइक्रोफ़ोन जो इन्हें कैप्चर कर ली थी आवाज़, जब उन्होंने शर्म एल शेख में, इजिप्ट में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि मैं आपके साहिबज़ादों से, एरिक वगैरह से मिलना चाहता हूँ बिकॉज़ मुझे बहुत सा प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने उनकी क्या मजबूरियाँ हैं। और प्रबंतो सुबियांतो ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया हुआ है कि यूनाइटेड नेशन के एक ट्रूप्स प्लेसमेंट प्लान में 20,000 इंडोनेशियन ट्रूप्स जो हैं, उनकी गाज़ा के अंदर प्लेसमेंट जो है, वो हो सकती है। ये फैक्ट्स मैं आपको कुछ किसी हद तक पहले बता भी चुका हूँ। मैंने आपको ये भी बताया था कि अज़रबैजान जो है, वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग एलाय है इसराइल का। और मैंने इससे पहले अभी इसराइल की ऑब्जेक्शन टर्किश ट्रूप्स पे आई नहीं थी फॉर्मली। अब तो ज़ाहिर है कि हर जगह आपको नज़र आता है कि इसराइल के टॉप डिप्लोमेट ने मुखालफत कर दी, नेतन्याहू ने मुखालफत कर दी और बहुत से लोगों ने मुखालफत कर दी है। लेकिन जब ये मुखालफत सामने आई नहीं थी, तो भी मैंने ये क्वेश्चन रेज़ किया था। मैंने आपके सामने बात रखी थी कि इस तुर्किश जो ट्रूप्स हैं, उनकी प्रेज़ेंस पे इसराइलीज़ को बहुत ज़्यादा एतराज़ और ऑब्जेक्शन हो सकती है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ताल्लुक तुर्किश फ़ौज की कॉम्पोज़िशन नहीं है। हम फ़ौज के लफ़्ज़ से बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटेड हैं। ये हमारी जो मेंटल ट्रेनिंग की गई है बचपन से, वो इस तरह की गई है कि हम बड़े एक्साइट हो जाते हैं लफ़्ज़ फ़ौज और आर्मी से। असल में यहाँ तुर्किश फ़ौज का लेना-देना कुछ नहीं है। असल इश्यू है तुर्की की जो पॉलिटिक्स है अक पार्टी की और एर्दोगान की। उसने मसलसल इसे कहते हैं हमास को सपोर्ट किया उन्होंने। वो अभी भी हमास को एक दहशतगर्द तंज़ीम जो है वो नहीं करार देते। और उन्होंने नेतन्याहू की और इसराइल की शदीद मुखालफत की। जो कुछ गाज़ा में हुआ उसको उन्होंने जेनोसाइड कहा। और इसराइली ये समझते हैं और उनका ये एनालिसिस है कि अगर तुर्किश प्रेज़ेंस वहाँ पे होगी तो हमास को जो ख़त्म करना है पॉलिटिकली, वो नहीं हो सकेगा। और वहाँ पर इनेविटेबली कॉम्बैट पॉइंट्स आ जाएँगे, वहाँ पे इनेविटेबली लड़ाई होगी। और तुर्किश फ़ौज की कोशिश ये होगी कि हमास को पुरअमन तरीके से बड़ा असला उनसे ले लिया जाए। लेकिन सियासी तौर पे एर्दोगान चाहेंगे कि हमास कंटिन्यू करे बिकॉज़ उनकी पॉलिटिक्स ये है। और उस पॉलिटिक्स के पीछे अक पार्टी खड़ी है, अक पार्टी के पीछे तुर्किश अवाम खड़े हैं। तो वो एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट है, इसलिए तुर्किश की वहाँ पे प्रेज़ेंस नहीं हो सकती। लेकिन अब ये बड़ा क्लियर है कि उसकी मुखालफत जो है बहुत खुल के कर दी गई। ठीक। अब ये वो सारे सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस हैं जिसके दरमियान में अब से 24 घंटे पहले टाइम्स ऑफ इज़राइल ने, जो इसराइल का एक बड़ा रेस्पेक्टेबल अखबार है, उसने वायनेट जो एक न्यूज़ साइट है, उसे कोट करते हुए ये कहा कि इसराइल के डिफेंस ऑफिशियल्स ने 1 हफ्ता पहले केनेसेट की जो 2 कमिटीज़ हैं, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स कमिटीज़, उन्हें जो ब्रीफिंग दी, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ट्रूप्स कैन बी लाइकली कंपोनेंट पार्ट हो सकते हैं उस अरब स्टेबलाइजेशन फोर्स का। जिसके बाद जो हेडलाइन लगाई इस टाइम्स ऑफ इसराइल ने, उसे कहा कि पाकिस्तानी ट्रूप्स, अज़रबैजानी ट्रूप्स और इंडोनेशियन ट्रूप्स जो हैं वो इसका हिस्सा होंगे। अभी इसमें बहुत सा अबहम है, इसमें 100% क्लैरिटी नहीं है। क्या इजिप्शियन ट्रूप्स इसका हिस्सा नहीं होंगे? वो इजिप्शियन मिलिट्री, वो इजिप्शियन हुकूमत जो इस वक़्त हेवी इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रही है, जो रिमेन्स हैं इसराइली होस्टेजेस के गाज़ा में जो कहीं दबे हुए हैं, दफ़न हैं, उनको ढूँढने के लिए, क्या वो इजिप्ट जो है वो उस अरब स्ट्रोक स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा नहीं होगा? ये चीज़ क्लियर नहीं है। क्या फाइनल फोर्स की जो तश्कील आएगी, पाकिस्तान उसका हिस्सा होगा? ये 100% क्लियर नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज़ अ
palpable desire on part of जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर कि पाकिस्तानी फ़ौज इसके अंदर हो। और मैंने एक्सप्लेन भी किया है और मेरा ख़्याल है कि हर इंटेलिजेंट आदमी ये समझ सकता है कि इसमें जनरल आसिम मुनीर का ज़ाती तौर पे कितना इंटरेस्ट है, इससे उन्हें कितनी लेजिटिमेसी मिलती है, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अपने आप को कितनी बड़ी तरह से एम्पावर कर लेंगे जब ऐसी चीज़ होगी और पाकिस्तानी ट्रूप्स जो हैं वो वहाँ पे होंगे, अनलेस कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि पूरी की पूरी चीज़ जो है वो बैकफायर कर जाए। लेकिन उनकी एस्टिमेशन है कि बैकफायर जो है वो नहीं करेगी। अब इसी हवाले से नोट कीजिए कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 3 दिन इजिप्ट में गुज़ारने के बाद जनरल आसिम मुनीर जो हैं, वो उर्दन में थे, जहाँ शाह उर्दन जो उर्दन के जो शाह हैं अब्दुल्ला सेकंड, उससे उन्होंने मुलाकात की, जो क्राउन प्रिंस है, उससे उन्होंने मुलाकात की। और जो यूजुअल स्टेटमेंट होती है आईएसपीआर की तरफ से कि म्यूचुअल इश्यूज़ ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बात की गई, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे बात की गई, रीजनल रोल पे बात की गई। तो आप क्लियरली देखते हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं, वो स्टेप बाय स्टेप मशरिक़ वस्ता के अंदर सऊदी पाकिस्तानी पैक्ट को ज़हन में रखिए, अभी इजिप्ट के अंदर उनकी मुलाकातें देखिए जनरल सिसी के साथ, अब उर्दन में उनकी मुलाकात देखिए। तो जनरल आसिम मुनीर जो हैं, वो पाकिस्तानी फ़ौज के लिए, जीएचक्यू के लिए और दर हकीकत अपने लिए एक लार्जर देन लाइफ रोल जो है वो डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब अगर मैं इस दरमियान में ये कह दूँ कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों से ज़्यादा मुझे इंटेलिजेंट नज़र आते हैं, तो आप में से जितने भी लोग मेरे देखने वाले हैं, आप लोगों का भी दिल चाहता है कि मुझे संग मारें, पत्थर मारें, गोली मार दें मुझे। भाई, एनालिस्ट का क्या काम होता है? एनालिस्ट का काम ये है कि वो चीज़ों को फैक्चुअली देखे, उसका एनालिसिस करे। फौजियों को भी यही शिकायत है, आप लोगों को भी यही शिकायत है। आप लोग भी चाहते हैं कि मनपसंद बातें की जाएँ, जीएचक्यू भी चाहता है मनपसंद बातें की जाएँ। ये जिस तरह से चीज़ें शेप हुई हैं, इसमें आपको क्लियरली नवंबर 2022 के बाद से आपको नज़र आता है कि जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अपने आप को एक बहुत ही ज़ीरक, स्मार्ट, क्लेवर और रूथलेस सियासतदान के तौर पे उन्होंने अपने आप को प्रेज़ेंट किया है, जिन्होंने तमाम राइट बटन दबाए हैं, जिसके ज़रिए वो मज़ीद से मज़ीद ताकतवर होते चले जा रहे हैं। ये इस वक़्त की एक सम टोटल है, कोई चीज़ किसी वक़्त भी बैकफ़ायर कर सकती है, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट कहानी है। तो अब वो ज़ाहिर है इश्यूज़ में जा रहे हैं। लेकिन अब इसके साथ कुछ बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े इम्पोर्टेंट किस्म के क्वेश्चंस जो हैं इस पूरी सिचुएशन के साथ नथी हैं। उसमें जो क्वेश्चन जो मेरे ज़हन में हमेशा क्वेश्चन रहा है वो ये है कि पाकिस्तानी सोल्जर को, जो पंजाबी सोल्जर है, जो पश्तून सोल्जर है, उसे अपनी शनाख्त के हवाले से, उसे अपने ज़हन के हवाले से, अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी के हवाले से जो पूरा नैरेटिव और बयानिया उसको दिया गया था, पूरी पाकिस्तानी कौम को दिया गया था, जिसके अंदर उसकी मुस्लिम आइडेंटिटी, इस्लाम का तस्वर, फ़लस्तीन का तस्वर, इसराइल गाज़िब है, फ़लस्तीनी विक्टिम है, वो सारा का सारा नैरेटिव जो है, वो इस सारी सिचुएशन में कैसे प्ले आउट करेगा। इस सिलसिले में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट जो है, वो पाकिस्तान की फ़ॉरमोस्ट जो डिफेंस एंड एस्टेब्लिशमेंट मैटर्स की रिस्पेक्टेड स्कॉलर हैं, डॉक्टर आयशा सदीक़ा आगा, जो इस वक़्त बरतानिया में हैं, उन्होंने उस पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट छेड़ी है और मैं समझता हूँ दर्जनों इंटेलिजेंट लोग जो हैं, वो उस डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये क्या कॉन्टेक्चुअलाइज़ेशन इसकी ये है कि सेनेटर मुस्तफ़ा खोखर जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी ट्रूप्स की प्लेसमेंट की जो हम बात सुन रहे हैं, ये फ़ैसला किसने किया है? इस पे क्या कोई डिबेट हुई है? क्या इसके प्रोज़ एंड कॉन्स को देखा गया है? क्या इसकी परमिशन किसने दी है और इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? इन तमाम चीज़ों पे बात करने की ज़रूरत है। उन्होंने अपना कंसर्न शो किया, जैसे मैं हर दफ़ा अपने वीलॉग में अपना कंसर्न जो है इस हवाले से शो करता हूँ। अब उसके ऊपर डॉक्टर आयशा सदीक़ा आगा ने एक कोट ट्वीट लिखा। उस कोट ट्वीट के ऊपर मैंने भी एक कोट ट्वीट जो है लिखा है, सवाल मैंने रेज़ किया है डॉक्टर आयशा सदीक़ा से। उसे आप अगर जो आप लोग ट्विटर पे हैं, उसे आप जाके देखिए, उसके नीचे एक बहुत रिच डिबेट जो है वो हो रही है। डॉक्टर आयशा सदीक़ा ने डिसएग्री किया सेनेटर मुस्तफ़ा कमाल खोखर से और उन्होंने कहा कि क्या आप नहीं जानते, क्या आप भूल गए हैं कि जो पंजाबी मुसलमान और सिख सोल्जर्स को 20वीं सदी के शुरू में या 19वीं सदी के आखिर में जोक ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रिक्रूट किया गया था, तो उनकी आइडेंटिटी इस किस्म की थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्हें मुस्लिम ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, जहां उन्होंने खुल्लम खुला ऑटोमन टर्किश सोल्जर्स जो हैं उनके ऊपर बॉम्बिंग की मकामात मुक़द्दस में। बल्कि ऐसे भी मकामात आए हैं, आप में से शायद कुछ लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हो कि खाना काबा में जब तुर्किश सोल्जर्स ने या कुछ मुक़द्दस मकामात में उन्होंने जाके प्रोटेक्शन ले ली इस
مسلم کنونشن کے تحت کہ وہاں اندر ان کے اوپر مسلم ٹروپس اٹیک نہیں کریں گے، تو جو کشمیری کنٹنجنٹ تھا جموں اینڈ کشمیر کا، اس نے اپنی بندوقیں دیواروں کے اوپر رکھ دیں، اس نے کہا آپ پہ ہی تپسی، آپ پہ ہی ٹھوس کر سی۔ پاکستان آرمی کے نیریٹو میں اور پنجاب کے نیریٹو میں بتایا جاتا ہے کہ کشمیری چونکہ بڑے بزدل تھے، وہ ڈر گئے۔ یہ بتایا نہیں جاتا کہ کس کے اوپر گولیاں چلانی تھیں۔ ترک مسلمان سولجرز کے اوپر گولیاں چلانی تھیں، پاکستان کے دوسرے جو سولجرز تھے نارتھ آف پاکستان کے پشتون اور جو پنجابی تھے، انہوں نے وہ گولیاں چلائیں، ترکوں کا قتل عام کیا۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے جس کو پاکستان کے اندر بالکل جو ہے وہ سینسر کیا جاتا ہے۔ اس سے ون سیکنڈ پتہ چلتا ہے کہ سولجر کی جو آئیڈینٹی ہے وہ کسی اور چیز کے گرد کنسٹرکٹ کی گئی ہے۔ اب عائشہ آغا اس میں یہ بات کرتی ہیں کہ نہ صرف آٹومنس کی انہوں نے اگزامپل دی، انہوں نے 1970 کی بلیک سپٹمبر کی اگزامپل دی، جب کہا جاتا ہے، انہوں نے اس میں کہا کہ پاکستانی فوج نے 3000 فلسطینی جو ہیں انہیں وہاں پہ انہوں نے ہلاک کیا تھا۔ بہت سے اور لوگ کہتے ہیں کہ 25,000 لوگ اس میں مارے گئے تھے، زیادہ تر فگر 3000 سے بہت زیادہ کا ہے۔ اور اس میں اس وقت کے بریگیڈیئر محمد ضیاء الحق، جو بعد میں پاکستان کے آرمی چیف بنے، پھر پاکستان کے جنرل پریزیڈنٹ وغیرہ بن گئے، وہ اس ٹروپ کنٹینجنٹ کو لیڈ کر رہے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ جب آپ ریٹن لٹریچر کو اس میں سرچ کرتے ہیں، ایون ود دی ہیلپ آف اے آئی ٹولس، تو آپ کو کہیں پر بھی اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ نہیں ملتی۔ لیکن پاکستانی نیریٹو یہ ہے کہ وہاں پہ ہزاروں فلسطینیوں کو پاکستانی کنٹینجنٹ جو ہے اس نے ہلاک کیا۔ عائشہ صدیقہ نے اس کی طرف ریفر کیا۔ اب اس میں دو مزید ایگزامپل جس کے اندر میں ایڈ کرتا ہوں۔ ایک ایگزامپل تو یہ ہے کہ اپریل 1977 کے اندر لاہور میں جب پاکستان نیشنل پی این اے موومنٹ چل رہی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، تو ایک چارج جلوس، اور ذوالفقار علی بھٹو نے شہروں کے اندر امن رکھنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کی فوج کی کنٹینجنٹس کو طلب کیا ہوا تھا۔ لاہور کے اندر، کراچی کے اندر، ملتان میں، راولپنڈی میں، اس طرح کے بہت سے شہروں کے اندر مارشلہ جو ہے، سٹی وائز مارشلہ جو ہے وہ لگا دیا گیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق آرمی چیف تھے۔ تو میرا خیال ہے یہ اپریل کی 2 تاریخ کی بات ہے، یہ جو بھی ہے، لیکن اپریل 1977 میں جب ایک چارج کراؤڈ جس میں جماعت اسلامی کا بہت زیادہ کمپوننٹ تھا، پی این اے کا کراؤڈ تھا، اس نے لاہور کی مال روڈ پہ مسجد شہداء سے نکل کے مارچ کیا۔ یہ مسجد شہداء کی طرف وہ مارچ کر رہے تھے، تو وہاں پہ جو آرمی کی ڈپلائمنٹ تھی اس سے کہا گیا، ان کو روکا گیا، ان کو اعلان کیا گیا کہ گولی مار دیں گے۔ جب انہوں نے ایک لائن کراس کی تو گولی چلی، جس کے نتیجے میں 2 لوگ جاں بحق ہوئے، 9 یا مزید لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ وہاں سے ایک بڑا انٹرسٹنگ نیریٹو شیپ کیا گیا۔ وہ نیریٹو وہ تھا جسے جنرل چشتی جو ہیں وہ اکثر، جن کی کچھ عرصہ پہلے رحلت ہوئی ہے، جنرل چشتی نے سینکڑوں دفعہ اس واقعے کو ٹیلی ویژن پروگرامز میں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈسکرائب کیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو دیکھا گیا کہ سینکڑوں گولیاں ٹروپس نے چلائیں، لیکن صرف 2 لوگوں کو گولی لگی، یہ 9 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ باقی جو گولیاں تھیں پاکستانی سولجرز نے، فوج کے، وہ انہوں نے ہوا میں آگے پیچھے بلڈنگز کو مار دیں۔ وہاں سے نیریٹو یہ شیپ کیا گیا کہ فوج نے، ہائی کمانڈ نے محسوس کیا کہ اگر عوام کے خلاف پاکستان کی فوج کو استعمال کیا جائے گا تو ٹروپس کا ڈسپلن خراب ہو جائے گا، بیکاز وہ جو مسلم عوام ہے، پنجاب کی عوام ہے، اس کے اوپر پاکستانی سولجر جو ہے وہ گولی نہیں چلانا چاہتا۔ یہ وہ ڈکٹم تھا جس کے اندر پاکستانیوں نے 99.99% پاکستانیوں نے ہولی سولی اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اس ڈکٹم کو ایکسیپٹ کرنے میں انٹیلیجنسیا بھی تھی، اس میں دانشور بھی تھے، اس میں میڈیا بھی تھا، اس میں اخبارات بھی تھے، اس کے اندر خود آرمی کے سینئر جنرل بھی تھے۔ ایک سے زیادہ بہت سینئر آرمی کے جو آفیسر ہیں، جنرلز ہیں، ریٹائرڈ ہیں، وہ مجھ سے یہ آرگومنٹ کرتے رہے کہ پاکستان کے لوگ جب سڑکوں پہ نکل آئیں گے، پی ٹی آئی کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے ان کو نکالنے کی، جب واقعی لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے تو پاکستان کی فوج جو ہے، اس کا سپاہی کبھی بھی پاکستان کے لوگوں کے اوپر گولی جو ہے وہ نہیں چلائے گا۔ اور جب 26 نومبر 2024 کو، اور میں ہمیشہ ان کو کہتا تھا کہ نہیں، آپ کی اپنی جو، اب میں کہ دیکھیں، میرا جیسا آدمی، چھوٹا منہ بڑی بات، میں سویلین، میں ایک اینالسٹ، میں ایک صحافی، میرے پاس کوئی ٹائٹل نہیں، تو میں جو بڑے بڑے لوگ جن کے پاس بڑے بڑے ٹائٹل ہیں، توپوں کے سائز کے، کوئی جنرل، میجر جنرل، کوئی لیفٹیننٹ جنرل، اس سے میں یہ کہتا تھا کہ سر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ملٹری اسٹرکچر کے حوالے سے، کسی بھی ملٹری کے اسٹرکچر کے حوالے سے خاصی ڈیفیشنٹ لگتی ہے، تو بات صحیح نہیں لگتی۔ لیکن وہ کہتے رہے کہ نہیں کرے گا، اور میں ان کو بتانے کی کوشش کرتا رہا کہ نہیں، ملٹری کا اسٹرکچر اس طرح سے کام نہیں کرتا، یہ ایک آرڈر کے اوپر چلتے ہیں، یہ ایک پروفیشنل لائن ہوتی ہے جس کو لے کر چلتے ہیں، ان کے پاس کوئی ڈیسیژن میکنگ کی صلاحیت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ جب 26 نومبر 2024 کو قتل عام کیا اسلام آباد میں، جو گولی چلائی مسلسل چلتی تھی، ابھی تو زیادہ تر جن 14 لاشوں کی بات ہوتی ہے وہ تو وہ سنائپر فائر کی ہے نا، جو دن کے 3:30 بجے سے رات کے 7:30 8 بجے تک کی لوگ ہیں جو زخمی یا ہلاک ہو کے، جن کی لاشیں پہنچی ہیں زخمی حالت میں، جو لوگ پیمز پہ پہنچے، جو لوگ پولی کلینک میں پہنچے، رات کے 11:47 کے بعد جو فائر ہوا، تر 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 تر، اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ بہرحال، I don't want to go into the details.
تو जब ये हो गया, तो वो जो सीनियर जनरल साहिबान या आर्मी ऑफिसर्स थे, वो बड़े शर्मिंदा-शर्मिंदा, मैंने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा, "हम अब कुछ और कह नहीं सकते, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे बड़ा अफ़सोस है कि ऐसा हुआ, मैं कभी यकीन नहीं कर सकता था कि ऐसा हुआ" एंड सो ऑन। बट दिस एक्चुअली जो सारी की सारी चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जो फ़ौज का और जो पोस्ट कॉलोनियल आर्मीज़ और ये जो इंपीरियल आर्मीज़ बनाई गई थी, इनके स्ट्रक्चर के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है, वो यहाँ से क्लियर हो जाती है। फॉर इंस्टेंस, मैं अगर ये कहूँ, मैं प्रोफ़ेशनली ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की फ़ौज, इजिप्ट की फ़ोर्स, इंडोनेशिया की फ़ौज जो है, वो अपने अवाम के ऊपर खुल्म-खुला गोली चला सकती है और कोई क्वाल्म्स ऑफ कॉन्शियस उनमें पैदा नहीं होंगे। इज़राइल की फ़ौज इज़राइल के लोगों के ऊपर गोली नहीं चला सकेगी, अगर उसको चलानी भी पड़ेगी तो बहुत जल्दी इज़राइल की फ़ौज का डिसिप्लिन ब्रेक डाउन होने लग जाएगा, बिकॉज़ उस वो एक नेशनल आर्मी है, वो वॉलंटियर किस्म की फ़ौज है, वो लोगों में से बनाई गई फ़ौज है, वो उन बुनियादों के ऊपर नहीं खड़ी की गई, जिन बुनियादों के ऊपर ये कॉलोनियल या पोस्ट कॉलोनियल इंपीरियल फोर्सेस जो हैं, वो खड़ी की गई। ये एक प्रोफेशनल पॉइंट है, जिसको समझना, जब पाकिस्तानी बदकिस्मती ये है, जब आप प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, चूँकि सारा नैरेटिव जाली मसनूई बनाया गया है, वो नैरेटिव क्रैक करने लग जाता है और जो बेचारा एनालिस्ट होता है गरीब, उसके पीछे ये पड़ जाते हैं, कभी एक मुकदमा कायम करते हैं, कभी दूसरा मुकदमा कायम करते हैं। मैं अब इसकी आपको दूसरी, अच्छा, ये जो सारी कहानी जनरल चिश्ती ने बनाई थी, ये नैरेटिव बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि उस वक़्त उनको बता दिया गया था ट्रूप्स को कि आप लोगों ने सीधी गोलियाँ नहीं मारनी है, वरना कोई भी प्रोफ़ेशनल ट्रूप्स, ये हो नहीं सकता कि फ़ौज का ऊपर से ऑर्डर आओ कि स्ट्रेट गोली मारें, तो वो बिल्डिंग्स में गोलियाँ मार दें, हवाओं में गोली मारें। ये नैरेटिव शेप किया गया था। ज़ाहिर है कि नॉट मैनी पीपल वुड हैव नोन ऑफ इट, लेकिन जनरल चिश्ती को और जनरल ज़िया के लोगों को इस चीज़ का पता होता और ये कोई बहुत मुश्किल कारनामा नहीं था जो उन्होंने उस स्टेज के ऊपर सर अंजाम दिया। अब मूविंग फॉरवर्ड, मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्पेसिमेन आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत महीने पहले हम सब लोग जो हैं, बहुत बड़ी तादाद में अलबामा में थे। एक डॉक्टर साहब के घर, जो साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्होंने अपने घर में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया। वहाँ पर कनाडा से जनाब हैदर मेहदी साहब भी वहाँ पे तशरीफ़ लाए। हैदर मेहदी साहब ने भी वहाँ पे बात की। हैदर मेहदी साहब ने वहाँ पे स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि पाकिस्तानी फ़ौज का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर नेशनल आइडेंटिटी है ही नहीं है। उसके अंदर कोई पाकिस्तानी आइडेंटिटी एग्ज़िस्ट नहीं करती। ये कहने की बात है। उसके अंदर जो आइडेंटिटी एग्ज़िस्ट करती है, वो यूनिट की है। तमाम लॉयल्टी जो है, वो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने और बाद में अंग्रेज़ ने फ़ौज बनाई, तो तमाम आइडेंटिटी, तमाम लॉयल्टी, तमाम ओबीडियंस जो है, वो यूनिट की शनाख्त से है, उसके एम्ब्लम और उसके झंडे से है। इसलिए इसके अंदर एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है, वो मिसिंग है। यही चीज़ आयशा सिद्दीक़ा अपने कोर्ट ट्वीट में जनाब सेनेटर मुस्तफ़ा को बताने की कोशिश कर रही हैं, और जिसके ऊपर मैंने इतने ज़्यादा अल्फ़ाज़ खर्च किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि लोगों को चीज़ समझ आएगी। आइडेंटिटी यूनिट की है, आइडेंटिटी ब्रिगेड की है, आइडेंटिटी डिवीज़न की हो सकती है, लेकिन ये डिवीज़न ब्रिगेड जो आयशा सिद्दीक़ा ने लिखा है, मैं समझता हूँ ये इर्रेलेवेंट है। एक्चुअली जो आइडेंटिटी है, जैसा कि हैदर मेहदी साहब ने एक्सप्लेन किया था, वो खालिसन यूनिट के गिर्द घूमती है। जब आप एक नेशनल आर्मी खड़ी करेंगे, जैसी इज़राइल की नेशनल आर्मी है, वो नेशनल आर्मी जो है, वो इसराइली लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गोलियाँ-शोलियाँ जो है, वो नहीं चला सकती। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आप डिबेट कीजिए। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग योर कमेंट्स। तो अलबत्ता इसमें 1-2 एक्सेप्शंस भी हैं। आयशा सिद्दीक़ा ये कहती हैं कि 9/11 के बाद जो अफ़गानिस्तान की जंग हुई, उसमें एक डिसिप्लिन का प्रॉब्लम ज़रूर खड़ा हुआ, मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम, ट्राइबल वर्सेस ट्राइबल, और बहुत से, उन्होंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखी, लेकिन मुझे वो याद है, वो सारी कंट्रोवर्सी। बहुत से जो मौलवी, मौलाना, उलेमा थे, उन्होंने फ़तवे दे दिए। पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर एक बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज़ेशन पैदा हो गई कि हम क्या कर रहे हैं। उसमें लाल मस्जिद का भी पूरा किस्सा है, और आयशा कहती हैं कि उसके बाद टेररिज्म का जो नैरेटिव खड़ा किया गया है, जिसमें अगर मैं ऐड कर दूं कि ये जो खवारे, जो फितना अल खवारे, जो ये फितना और खारजी का जो नैरेटिव ऐड किया गया है, इसके ज़रिए वो जो एक नैरेटिव या माइंड का साइकोलॉजिकल हर्डल है, सोल्जर का, सिपाही का, उसको ओवरकम कर लिया गया। एंड आई एग्री कि आयशा ठीक कहती हैं कि इसीलिए ये बार बार, आपको पता है कि डॉन, ट्रिब्यून, सबको ये लिख के अपनी एक रिपोर्ट दे देते हैं जो छपती है, और वो अखबार भी मजबूर है और बार बार उसको लिखते हैं कि फितना अल खवारिज के, और फितना अल हिंदुस्तान के, या फितना अल खवारिज के इतने खारजी जो हैं, हमने मार डाले, ताकि सोल्जर के माइंड में रीइंफोर्स करते हैं कि तुम ठीक काम कर रहे हो। उसके ज़हन में ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि जिनको वो मार रहा है, वो उसी की शनाख्त कैरी करते हैं, वो उसी की तरह के मुसलमान हैं, वो उसी की तरह के पाकिस्तानी। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड, इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि आपने देखा कि फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की फ़ौज के जो बंगाली ऑफिसर और जवान थे, उनकी जो आइडेंटिटी थी, वो एक ट्रबल्ड आइडेंटिटी की शक्ल उसने इख्तियार कर ली। ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स को जो डिसआर्म किया गया, उसके हवाले से कहते हैं कि मैसेकर हुआ, बंगाली ऑफिसर्स और जवान अल्टीमेटली मुक्ति बानी का हिस्सा बन गए। तो एथनिक आइडेंटिटी जो है वो मैटर करती है, और फोर्सेस की आइडेंटिटी जो है, वो क्रैक कर जाती है। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो ऑपरेशंस हैं, इसके अंदर अल्टीमेटली
जो मुस्लिम स्ट्रोक ट्राइबल आइडेंटिटी है ये मैटर करती है। इन इम्प्लीकेशंस को ज़हन में रखना चाहिए। ये वो तमाम आइडेंटिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मैं हमेशा समझता हूँ कि पाकिस्तान के ट्रूप्स की गाज़ा के अंदर इस्राइली फोर्सेस ऑन वन साइड, हमास ऑन द अदर साइड प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ इसराइल बहुत अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है। कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस आ सकता है, कोई अनटोवर्ड एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, और पाकिस्तान की मिलिट्री का जो सोल्जर है उसको इतनी मुश्किल इमोशनल इमोशनली चार्ज जो सिचुएशन है उसमें प्लेस करना, और कोई शक नहीं है इसमें कि जनरल आसिम मुनीर का जो अपना स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है उसके अंदर है, ये टोटली तौर पे वो अपनी एम्पावरमेंट देख रहे हैं। लेकिन इस तरह की जितनी चीज़ें और इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं, जिसको पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीडियंसी कहते हैं, इससे पाकिस्तान की नेशन स्टेट का जो एक लार्जर सेल्फ इमेज था और जो सेल्फ आइडेंटिटी थी, जिसमें 77 बरस से लोगों को इकट्ठा रखा गया है, वो मसलसल क्रैक हो रहा है। अब वो कब जाके ये लावा फटता है, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं, वो बात की बात है। लेकिन आप में से बहुत से लोग जो हैं, मुझे बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है कि जब कहते जी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो रिस्पॉन्सिबल था ईस्ट पाकिस्तान के लिए, ये उसकी जो ट्रेजेडी हुई, आप लोग ये समझते नहीं है कि प्रोसेस का फेलियर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। अयूब खान रिस्पॉन्सिबल था प्रिंसिपली तौर पे, कोई और जो है वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं था इस सूरत हाल के लिए, जितना कि अयूब खान इस सूरत हाल के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अब मैंने बहुत ज़्यादा वक्त इसके ऊपर लगा दिया। मेरा ख्याल था कि मैं इसको 10-15 मिनट में वाइंड अप कर लूँगा और अगले इश्यूज़ पे जाऊँगा। मैं सिर्फ अपने आपको अगले इश्यूज़ बता दूँ बहुत क्विकली कि डोनाल्ड ट्रंप मसलसल ये इंडिकेट कर रहे हैं, एयरफोर्स वन के ऊपर उन्होंने एक बार फिर ट्रैवल करते हुए उन्होंने इंडिकेट किया कि वो इसे कहते हैं 2028 के अंदर भी प्रेसिडेंट हो सकते हैं। इसका एक बैकग्राउंड है। 1-2 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस अपनी इम्प्रेसिव कैरिज्मेटिक बीवी उषा वांस के साथ जब वो इज़राइल में थे, तो उन्होंने एक अनयूजुअल चीज़ की, और वो वहाँ पर नॉर्मली तौर पे जो वेलिंग वॉल है, तमाम अमेरिकन पॉलिटिशियन वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके उसको टच करते हैं या वहाँ जाके रोते-पीटते हैं, जो भी करते हैं। मतलब वेलिंग वॉल पे जाने की बजाय जो मुक़द्दस मुकाम है ज्यूइश के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो द चर्च ऑफ द होली सेपल्खर, द चर्च ऑफ द होली सेपल्खर, जिसके बारे में आइडेंटिफिकेशन ये है कि यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई किया गया था, बाद में बेरियल हुआ, सब कुछ है। वहाँ पर गए, वहाँ जाके उन्होंने सजदा किया, ऊषा उनके साथ थीं। ऑफ़ कोर्स उन्होंने अपने आप को फ्यूचर प्रेज़िडेंट के तौर पे यहाँ प्रेज़ेंट किया, और जो क्रिश्चियन एवेंजेलिकल बिब्लिकल बेल्ट है, उसको उन्होंने अपील किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अब यहाँ पर ऐसा कमेंट किया है कि जिसका मतलब ये है कि नेसेसरीली तौर पे वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नहीं होगा। इसका मतलब है कि रिपब्लिकन पार्टी में प्राइमरीज़ होंगी। साथ ही उन्होंने ये शोशा भी छोड़ दिया कि मैं खुद भी प्रेसिडेंट जो है उसको रूल आउट नहीं करता। स्टीव बैनन जो हैं, जो उनके लॉयलिस्ट हैं, उनके सपोर्टर हैं, मैगा के बहुत इंपॉर्टेंट कमेंटेटर हैं, वो मसलसल ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। 1 हफ्ता पहले द इकोनॉमिस्ट जो है बरतानिया का, उसको इंटरव्यू देते हुए एक बार फिर स्टीव बैनन ने इसकी तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि जब वक़्त आएगा हमारी स्ट्रैटेजी सामने आ जाएगी, बट देयर इज़ अ वे फॉरवर्ड। अब दोस्त के रास्ते में प्रॉब्लम है। एक तो 22nd अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, के एक आदमी तीसरी दफ़ा प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। एक दूसरा इशू ये है कि अगर वो सपोज़ वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट हो जाएँ और बाद में प्रेसिडेंट को फ़ारिग करके वो दोबारा प्रेसिडेंट बन जाएँ, उसके रास्ते में 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है, जो कहती है कोई ऐसा शख्स जो है वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं उसके लिए खड़ा हो सकता जो प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल ना हो। लेकिन मैं इसके ऊपर बहुत तफ़सील से एक वीलॉग करूँगा, अभी वक़्त ज़्यादा हो गया है। पाकिस्तानी अमेरिकन्स, हिंदुस्तानी अमेरिकन्स बहुत गलतफ़हमी में मुब्तला हैं जब वो ये समझते हैं कि हमारे पास तो जी अमरीकी पासपोर्ट है, क्योंकि किसी ज़माने में लोग जिनके पास रेज़िडेंस स्टेटस था वो भी ये सोचा करते थे, जो नेचुरलाइज़्ड सिटिज़न है वो भी ये सोचते थे। अभी लोगों का ख़्याल है कि मेरे पास पासपोर्ट है या मेरे बच्चे अमेरिका में पैदा हुए हैं तो मैं बड़ा सिक्योर हूँ। मेरे पास 2006 से ब्रिटिश पासपोर्ट है, आपका क्या ख़्याल है मैं आपको अंग्रेज़ लगता हूँ देखने में? मतलब ये चीज़ें जो हैं इनका ताल्लुक पॉलिटिक्स के साथ है, पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी से। इसका ताल्लुक जो है ये लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं है। जब किसी धरती की, किसी रेल्म की पॉलिटिक्स कोलैप्स हो जाए, पॉलिटिक्स में फंडामेंटल चेंजेस आ जाएँ, तो उसकी अदालतें, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लॉज़, उसके कागज़, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके पासपोर्ट्स मैटर नहीं करते। प्लीज़ ग्रो आउट ऑफ दिस चाइल्डिशनेस। मैं इसके ऊपर डिटेल सीरीज़ ऑफ डिस्कशंस भी करूँगा और एक्सपर्ट्स को भी आपके सामने लेके आऊँगा। मैसेज यहाँ पर ये है कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स को, इंडियन अमेरिकन्स को, बांग्लादेशी अमेरिकन्स को आपस में राब्ते बढ़ाने चाहिए। ब्राउन अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को डिफेंड करने के लिए आपको बड़े भरपूर तरीके से अमेरिकन पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहिए। इस वक्त का मेरा ये मैसेज है। उसके अलावा जो बाकी मैंने कमेंट्स करने थे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, वो मैं अगले वीलॉग में करूँगा। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।